आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में। वैसे तो इनकी बायोग्राफी ऑलरेडी स्टडी आईक्यू पे रिव्यू की गई है महिपाल सर द्वारा, लेकिन सिंस मैं प्राइम मिनिस्टर सीरीज इसमें सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर्स की बायोग्राफी में रिव्यू कर रहा हूं, तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में मैंने कुछ नहीं बोला। तो मुझे लगता है ये बहुत ही सही वक्त है, क्योंकि मैं देखता हूं कि एक बैटल सी आजकल छिड़ी हुई है कि पटेल ज्यादा बेहतर थे। वल्लभ भाई पटेल पे भी मैंने बायोग्राफी रिव्यू की हुई है दोस्तों। एक इंस्पिरेशन थे सबके लिए, वो किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। कमाल के नेता थे दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त इंसान थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेहरू भी उतने ही जबरदस्त थे। आजकल जो बैटल छिड़ी हुई है कि पटेल ज्यादा बेहतर और नेहरू ज्यादा बेहतर, और मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया पे तो जवाहरलाल नेहरू को भर भर के गालियां दी जाती हैं। जिसने भी ठीक तरीके से पढ़ाई की होगी, थोड़ा सा भी समझा होगा भारत के इतिहास को, उनको पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू एक बहुत ही जबरदस्त लीडर थे और इनको आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला जाता है। कि अगर जवाहरलाल नेहरू अपने रिफॉर्म्स को आगे लेके नहीं आते तो आज हमारी डेमोक्रेसी जो है वो इतनी ताकतवर नहीं होती, देश इतना ताकतवर नहीं होता। लगभग हर चीज आजादी के बाद, क्योंकि दोस्तों जब भारत आजाद हुआ था ना, 31 ईयर खाली लाइफ थी, एक एवरेज लाइफ थी। एक इंसान खाली 31 साल तक जीता था। 80% लोग ऐसे थे जो 2 समय का जिनको खाना तक नसीब नहीं होता था। सोचिए, 100 में से 20 लोग खाली 2 समय तक का खाना खा पाते थे। 15% लोग खाली लिखना जानते थे और 20% लोग पढ़ना जानते थे, वो उनको लिखना नहीं आता था। इतनी बुरी हालत थी, इलिटरेसी एकदम चरम पे थी। हर तरफ जो थी वो एकदम बर्बादी फैली हुई थी। और आपको पता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्रिटिशर जो थे और हर कोई इनफैक्ट पूरी दुनिया में, वो उनके स्टेटमेंट्स क्या होते थे कि भारत जो है वो आगे चल ही नहीं पाएगा, सस्टेन कर ही नहीं सकता। सबको पता था कि कुछ ही साल बाद भारत कोलैप्स कर जाएगा, इकोनॉमी पूरी की पूरी तरह कोलैप्स कर जाएगी। 90% इंपोर्ट बाहर से होते थे भैया। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की नीतियों ने, और बहुत सारे लीडर जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल भी शामिल है, लेकिन जो मेरा लेक्चर है वो नेहरू पे ज्यादा फोकस रहेगा, उनकी नीतियों ने कमाल कर दिया और भारत को बहुत ऊपर पहुंचाया। और इनकी डेथ के बाद इकोनॉमी फिर से थोड़ी सी डिक्लाइन पे चली गई। मैं बताना चाहता हूं, नेहरू ने एजुकेशन पे बहुत ज्यादा महत्व दिया। हालांकि अभी हम डिटेल में सबकी बात करेंगे। और सरकारी स्कूलों को इन्होंने पूरा मॉडिफाई करने का एक जिम्मा ले लिया था। और जब नेहरू की डेथ हुई 1964 में, अब हम देख ही रहे सरकारी स्कूलों की हालत क्या है। तो ये जो टसल होती है कि नेहरू ज्यादा बेटर, पटेल ज्यादा बेहतर और बड़े मतभेद। एक और चीज बता दूं दोस्तों, पटेल और नेहरू में उतने ज्यादा मतभेद नहीं थे जितना मीडिया में दिखाया जाता है। कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। हां, आर्ग्यूमेंट्स होती थी जैसे सबकी होती है। 30 साल की इनकी दोस्ती थी दोस्तों, और ये पटेल ने खुद एक्सेप्ट किया था कि हमारे नेता इस समय जवाहरलाल नेहरू है। दोनों के गुरु एक ही थे, महात्मा गांधी। अभी हम सब चीजों की बात करेंगे। ये मिथ ब्रेकर है, तो इसको देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। @e-connect मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर्स की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमने हर एग्जाम को कवर किया है। फिर नंबर्स पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं दोस्तों, लगभग सबका मैंने रिव्यू कर चुका हूं। जवाहरलाल नेहरू का आज हो जाएगा। वैसे इनकी बायोग्राफी ऑलरेडी अवेलेबल है स्टडी आईक्यू पे। लाल बहादुर शास्त्री जी का भी मैं रिव्यू कर चुका हूं, इनकी बुक का रिव्यू मैंने किया हुआ है। इंदिरा गांधी की ऑटोबायोग्राफी का मैंने रिव्यू किया हुआ है। मोरारजी देसाई का नहीं किया है, कर दूंगा। चौधरी चरण सिंह का नहीं किया है, कर दूंगा। राजीव गांधी का नहीं किया है, कर दूंगा। वीपी सिंह का कर दिया है। चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव इनका कर दिया है। एचडी देवेगौड़ा, आई के गुजराल का नहीं किया है, कर दूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी का कर दिया है। मनमोहन सिंह का अभी पिछले महीने किया था। नरेंद्र मोदी जी का बड़ी डिमांड है, इसी जनवरी में इनकी बायोग्राफी मैं लेके आऊंगा। ठीक है, एक चीज तो बोलनी पड़ेगी, नरेंद्र मोदी जी की एनर्जी कमाल की है। ठीक है, तो इनका भी रिव्यू में लेके आऊंगा। जवाहरलाल नेहरू की अभी हम बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू जो उन्होंने पूरा मॉडल अपनाया था आजादी के बाद, उसको नेहरूवियन मॉडल बोलते हैं। 4 पिलर हैं, 4 डायमेंशंस हैं। सबसे पहले डेमोक्रेसी पूरी तरह से इंटैक्ट होनी चाहिए। सबको फ्रीडम दे दिया इन्होंने, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू स्पीच, हर सब तरह का फ्रीडम इन्होंने दिया। ठीक है, जब हस्ताक्षर किए थे इन्होंने कानून पे, तो इसमें ये पूरा खाका है। ठीक है भैया, फंडामेंटल राइट्स जो है वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सभी को पता है। एक सेक्युलर स्टेट, हर धर्म, सारे रिलीजन को यहां पे इज्जत दी जाएगी। सोशलिस्ट स्टेट और नॉन अलाइनमेंट, जो सबसे बड़ी जीत थी जवाहरलाल नेहरू की। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल से ही मैं शुरू करना चाहूंगा। ठीक है,
क्योंकि इसके बाद जो है वो हम इनके रिफॉर्म्स को देखेंगे। ऐसा बोला जाता है मीडिया में कि वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू में बहुत ज्यादा टसल थी, और ये एक आरोप लगता है जवाहरलाल नेहरू ने वंशवाद को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया, क्योंकि उनकी बेटी इंदिरा गांधी, उसके बाद फिर उनके बेटे आए पॉलिटिक्स में। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जीते जी जवाहरलाल नेहरू ने कभी भी इंदिरा गांधी को सदन का मुंह नहीं देखने दिया, पॉलिटिक्स से उनको दूर रखा। इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर या लीडर जो है, उनको तो गूंगी गुड़िया बोला जाता था। जो प्राइम मिनिस्टर है वो कांग्रेस के लीडर्स ने ही बनाया। लाल बहादुर शास्त्री खींच के उनको पॉलिटिक्स में लेके आए, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया था। जब सरदार पटेल की मृत्यु हुई थी, ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने उनके बच्चों का जिम्मा लिया था। बहुत चिंता होती थी सरदार वल्लभ भाई, क्योंकि बहुत दोस्त थे, दोनों भाई की तरह थे। नेहरू और पटेल दोनों भाई की तरह थे, ये जान लीजिए, ठीक है। ये जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है सारी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, नेहरू बेटर है कि पटेल बेटर है, ये सब बेकार है। रिसर्च करिए, पढ़िए। तो नेहरू, जब पटेल जी की मृत्यु हुई थी तो नेहरू ने, उनके बच्चों की बड़ी चिंता होती थी कि क्या होगा, तो नेहरू ने उनकी बेटी जो थी मणिबेन पटेल और उनके जो बेटे थे दया भाई पटेल, उनका जिम्मा लिया था। पॉलिटिक्स में मणिबेन पटेल और दया भाई पटेल को नेहरू ही लेके आए थे। सांसद भी बने थे दोनों, और मणिबेन पटेल तो प्रोविंशियल कांग्रेस की वाइस प्रेसिडेंट भी बनी थी। तो दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है कि पटेल और नेहरू जी के रिश्ते बड़े करवाहट बड़े थे। और आपको एक चीज और बता दूं कि जब महात्मा गांधी की मतलब उनकी हत्या की गई थी जनवरी 1948 में, तब पटेल जी ने बोला था कि अब हमारे नेता नेहरू हैं गांधी के प्रिय। वैसे बता दूं, दोनों के ही गुरु महात्मा गांधी थे। तो ये सब पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है दोस्तों, इससे ऊपर उठिए। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब जबरदस्त लीडर हैं। देश को बनाया इन्होंने। ये सब आप विश्वास मानिए कि अगर ये लीडर्स आजादी के टाइम नहीं होते तो भारत सच में कोलैप्स कर जाता। ये बिल्कुल सच बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम फाइनली जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म, जिनको हम चाचा नेहरू भी बोलते हैं क्योंकि बच्चों से बहुत प्यार करते थे, 14 नवंबर 1889 में हुआ था। ठीक है, एक फ्रीडम फाइटर थे और पहले प्राइम मिनिस्टर थे, ये आपको पता ही है। अब दोस्तों एक चीज और बताता हूं इनके बारे में, ठीक है। इनकी बहुत सारी बुक्स है, मैंने भी इनकी काफी बुक्स पढ़ी हुई है। जवाहरलाल नेहरू एक बैरिस्टर थे, मोतीलाल नेहरू के बेटे थे। ये मोतीलाल नेहरू एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट थे, नेशनलिस्ट थे और लीडर भी थे, और वो एडवोकेट थे। जवाहरलाल नेहरू इंग्लैंड से पढ़े हुए थे, वो एक बैरिस्टर थे। काफी लग्जूरियस लाइफ थी जवाहरलाल नेहरू की, वो खुद मानते हैं, बड़ी लग्जूरियस लाइफ थी, और काफी एफ्लुएंट फैमिली में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, नेचुरल साइंस में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया और सब इंग्लैंड से हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर लंदन गए, वहां पे लॉ उन्होंने पढ़ा, फिर एक लॉयर बनके, एडवोकेट बनके वो यहां पे वापस आए। तब उन्होंने देखा, वो एकदम दुख में डूब गए और उनको अपने ऊपर शर्म आई। शर्म इसलिए आई उनको क्योंकि जब उन्होंने, वो पूरा भारत ट्रैवल करते थे, क्योंकि मोतीलाल नेहरू तो एक एक्टिविस्ट थे, नेशनलिस्ट थे। ठीक है, वो तो एक लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो तो मतलब काफी बड़े लीडर थे वो। तो क्या है कि जब वो पूरा मुआयना करते थे, देश भर में घूमते, तो वो देखते थे कि इतनी ज्यादा गरीबी है देश में और मैं एक तरफ इतनी लग्जूरियस लाइफ जी रहा हूं। उन्होंने इस लग्जूरियस लाइफ को त्याग दिया। दूसरी चीज, जवाहरलाल नेहरू को दुख इसलिए हुआ क्योंकि गरीबी बहुत है, इसको हटाना जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद फिर वो महात्मा गांधी के साथ जुड़ गए। ये पूरा कवर किया है महिपाल सर ने, तो इनकी बायोग्राफी को मैं नहीं कवर करूंगा। वो पूरा फिर गांधी जी के पास जुड़ गए और उसके बाद फिर भारत निर्माण के लिए काम किया इन्होंने। अपनी लग्जूरियस लाइफ, अपने करियर को, सबको हटा दिया। जेल भी गए, 9 साल जेल में रहे थे जवाहरलाल नेहरू, बहुत टॉर्चर सीयर भी थे, वो भी बता दूं। तो वहां पे उन्होंने सब कुछ सहा और अल्टीमेटली 1947 में भारत को आजादी मिली। फिर वही सवाल, पटेल या नेहरू, लेकिन महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने तो जवाहरलाल नेहरू को पहला प्रधानमंत्री बनाया गया था। और यहां पे दोनों ही, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन था दोनों में। ठीक है, मतभेद थे, बिल्कुल थे, लेकिन उतने नहीं थे जितना मीडिया में ये सब दिखाया जाता है। वो आपको एक छोटा सा, एक कोई लेटर या बुक का छोटा सा हिस्सा पढ़ के बता देते हैं, लेकिन दोस्तों उसकी डेप्थ में जाइए, आपको सब कुछ अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं 1947 के बाद क्या हुआ। असली खेल तो यहां पे शुरू होता है। जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर, वो चाहते थे कि हर कोई साथ में आए, कोई भी यहां पे अछूता ना रहे। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने अपनी कैबिनेट में
5 नॉन कांग्रेस मेंबर्स को भी शामिल किया था, जिसमें श्याम प्रसाद मुखर्जी और B.R. अंबेडकर भी शामिल थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी अछूता रहे। उनकी जो कैबिनेट थी वो रिप्रेजेंट करती थी मॉडर्न इंडिया को। उसमें सिख भी थे, उसमें मुस्लिम भी थे, पारसी, सिंधी, जो पूरी मिनिस्टर और नॉन कांग्रेस मेंबर भी थे। तो सबको साथ में लेके आए थे जवाहरलाल नेहरू, ये भी बता दूं। अब दोस्तों मैं उस समय बताना चाहता हूं, भारत का 90% इंपोर्ट जो होता था वो बाहर से होता था। हर किसी ने कह दिया था 1947 के बाद कि भारत चलेगा ही नहीं, एकदम बर्बाद हो जाएगा। अब यहां पे एक और खतरनाक चीज हो रही है, चाइना। दोस्तों मैं थोड़ा सा पैरेलली चाइना और भारत को साथ साथ लेके चलूंगा। मैं बताता रहूंगा कि यहां भारत में क्या हो रहा था और चाइना में क्या हो रहा था। 1947 में चाइना में स्ट्रगल चालू था कम्युनिस्ट पार्टी और KMT पार्टी के बीच में, माओ जेडोंग और चियांग काई शेक के बीच में। लेकिन भारत को आजादी मिल गई थी और सबने यह बोल दिया था, इंक्लूडिंग ब्रिटिशर्स, क्योंकि ब्रिटिशर तो सब कुछ ले गए थे, कुछ छोड़ा ही नहीं था भारत के पास। सोने की चिड़िया को पूरा लूट लिया था। GDP नेगेटिव में चली गई थी दोस्तों भारत की उस समय। और एक और चीज बता दूं, एक टाइम पे एंशिएंट इंडिया में भारत की GDP वो 20% से ऊपर थी, 25% से ऊपर थी। और जब भारत आजाद हुआ था तो सब कुछ लूट के ले गए थे ब्रिटिशर, और सबको पता था कि भारत जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, लेकिन नहीं किया। जैसे ही नेहरू आए, जवाहरलाल नेहरू ने तुरंत उनको, देखिए एक तो दूरदर्शी इंसान थे, तो जवाहरलाल नेहरू ने तुरंत इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करना शुरू कर दिया। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसका मतलब क्या? स्टील प्लांट्स लगाओ, स्टील बनाओ। स्टील एक अलॉय होता है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। स्टील एक अलॉय होता है जिसमें आयरन और कार्बन होते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, काफी ठोस होता है, मजबूत होता है। स्टील बनाओ, ठीक है। लोहा, कोल, ये सब करो। एक मिक्स्ड इकोनॉमी अप्रोच जो है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है दोस्तों? देखिए दो तरह की इकोनॉमी होती है, या तो पूरा प्राइवेट या तो पूरा पब्लिक। इसका मतलब सरकार। जैसे कम्युनिज्म में क्या होता है कि सारा जो अथॉरिटी होती है वो सरकार के पास होती है, ठीक है, पूरी पब्लिक इकोनॉमी होती है। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब क्या है? प्राइवेट प्लस पब्लिक सेक्टर, ये दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। तो यहां पे नेहरूवियन मॉडल ये कहता था कि हम एक मिक्स्ड इकोनॉमी अप्रोच लेके चलेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज्यादा बढ़ावा देंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक साइंटिफिक टेम्परामेंट रखेंगे। क्योंकि दोस्तों क्या है ना कि भारत की इकोनॉमी जो है वो 3 में डिवाइडेड है, ठीक है। भारत की GDP किस किस में डिवाइडेड है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, जिसमें सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। उस समय खाली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था और एग्रीकल्चर सेक्टर था। तो इन दोनों को डेवलप करने के लिए ढेर सारे रिफॉर्म जो हैं वो स्टार्ट कर दिए, और विलेज को स्वायत्तता यानी कि इंडिपेंडेंस देनी भी स्टार्ट कर दी। पंचायती राज जो है वो एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था जवाहरलाल नेहरू का, कि विलेज को पूरी तरह से स्वायत्तता दे दो। बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि भैया महात्मा गांधी ने तो बोला ही था कि जो भारत की रियल आत्मा है वो हमारे गांव में ही बसती हैं। शहर उस समय क्या अर्बनाइजेशन हुआ था? कुछ नहीं, सब कुछ गांव में था। तो उन्होंने ज्यादा ये एडवोकेट किया कि हैवी इंडस्ट्रीज लगाओ। अब उसके बाद इनका जो ये पूरा रिफॉर्म था, क्योंकि उस समय जो बोकारो था। अच्छा एक चीज और बताना चाहता हूं, 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया था, ठीक है। तो ये जो वर्ल्ड था ये 2 ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया था। कौन कौन सा? रशिया, USSR, मैं हमेशा रशिया बोलता हूं, USSR से आदत पड़ गई है मेरी, और USA, ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री बन के उभरे थे। बहुत ही चालाकी से जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि हम दोनों के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि या तो देश USSR के साथ जाते थे या तो देश USA के साथ जाते थे। उन्होंने बोला हम थर्ड वर्ल्ड बनाएंगे, नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो इसका मतलब भारत जो है, दिक्कत हो सकती थी भारत को, क्योंकि अगर वो USSR के साथ जा रहा है तो USA प्रॉब्लम करेगा, USA के साथ जा रहा है तो USSR प्रॉब्लम करेगा। तो उस समय तो दोनों ही कंट्रीज जो है वो भारत की मदद कर रही थी। तो भारत ने बड़ी चालाकी से, भैया इंपोर्ट वहीं से हो रहा था ना, जैसा कि अभी मैंने बताया कि 90% इंपोर्ट तो बाहर से होता था, और USA और USSR सबसे ताकतवर देश थे। बड़ी चालाकी से अपने आप को अलग किया और नॉन अलाइन मूवमेंट बना लिया कोल्ड वॉर के टाइम में, ताकि फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट दोनों ही जगह से मिलता रहे। इसी समय इन्हीं की ही रेन में, इन्हीं के ही मतलब प्राइम मिनिस्टर टेन्योर में बोकारो स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, ये बड़े बड़े स्टील प्लांट ये सब डेवलप हुए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब दोस्तों हम देखते हैं कि जब तक इन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी इंप्लीमेंट की, 5 ईयर प्लान इंप्लीमेंट किया 1951 से, तब तक क्या क्या हुआ बताना चाहता हूं। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो 7.1% तक बढ़ा, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स 70% तक बढ़ गए। इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो 4 गुना ज्यादा बढ़ गए।
इंपोर्ट आधा हो गया 1960 आते आते, और 1974 तक तो 9% रह गया था। और उसके बाद उस समय जो भारत में इतनी जो भुखमरी थी और काफी फूड शॉर्टेज रहती थी, इसको भी इन्होंने काउंटर किया। ठीक है, एग्रीकल्चर पे बढ़ावा दे देके, ये पहले थे जिन्होंने ये बोला था कि एग्रीकल्चर इनोवेशन के बगैर नहीं चलेगा। ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिसिटी और नए नए वैरायटी ऑफ क्रॉप्स या सीड्स, इन सबको जब तक हम नहीं इंप्लीमेंट करेंगे तब तक एग्रीकल्चर, ये कृषि क्षेत्र जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो इन्होंने एग्रीकल्चर में भी इनोवेशन स्टार्ट कर दिया भैया। 1960s के ईयर में ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था, वो मैंने पूरा सेपरेट लेक्चर ग्रीन रेवोल्यूशन पे किया है, आप देख लीजिएगा। अगर हम चाइना की बात करें दोस्तों, तो 1949 में चाइना बन गया था, और उसके बाद चाइना ने जो पूरा मतलब कम्युनिज्म मॉडल जो अप्लाई किया है और पूरी जो कंट्रोल है वो सरकार के पास थी, बर्बाद कर दिया था चाइना को। लेकिन दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की जो पॉलिसीज थी वो बहुत ही फेवरेबल थी हर किसी के लिए। इनोवेशन लो एग्रीकल्चर सेक्टर में, ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्यूबवेल्स, इन सब का यूज जो है वो बढ़ाओ। और दोस्तों उस समय जमींदारी सिस्टम बहुत ही खतरनाक था, पूरा चूस लिया था सबको। ठीक है, देखिए क्या होता था कि बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, लैंड लॉर्ड्स थे, ये फ्यूडलिज्म था, ये गुप्ता एरा में स्टार्ट हुआ था। मैंने बताया था ना अपने गुप्ता लेक्चर में कि वहां से ये स्टार्ट हुआ था। फ्यूडलिस्ट मतलब लैंड ग्रांट्स उस समय स्टार्ट हो गया था, और उसके बाद ये जमीन के जो मालिक है ये बड़े अमीर अमीर लोग बन जाते थे, और ऐसा एक्सप्लॉयटेशन करते थे स्मॉल फार्मर्स का कि उनकी तो बैंड बच जाती थी। तो नेहरू ये समझ गए थे बहुत ही जल्द कि अगर एग्रीकल्चर, भैया एग्रीकल्चर कहां पे होगा जब जमीन होगी, अब जमीन ही नहीं है अगर किसान के पास, तो वो कहां से खेती करेगा। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो फ्यूडलिस्ट सिस्टम है इसको खत्म करने का पूरी तरीके से प्रयास करना शुरू कर दिया। और जो बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग्स थी, भूदान मूवमेंट जो है आचार्य विनोबा भावे ने जो स्टार्ट किया था, वैसे मैंने आचार्य विनोबा भावे की भी बायोग्राफी की है, भूदान मूवमेंट भी कवर किया है दोस्तों, इसलिए बताता रहता हूं क्योंकि फिर आप लोग बोलते हैं फेसबुक पे, कमेंट बॉक्स पे, सर इनकी बायोग्राफी रिव्यू कर दीजिए, इसीलिए मैं साथ ही साथ बताता रहता हूं। तो वो तो पूरा लैंड रिफॉर्मेशन मूवमेंट था, और कितना ज्यादा लैंड कलेक्ट किया गया, और उसके बाद सरकार ने भी पूरी तरह से पुरजोर सपोर्ट किया। और यहां पे नेहरू का भी यही अप्रोच था कि किसी तरह से ये जो जमींदारी सिस्टम है इसको खत्म किया जा सके, और ये जो किसान फंस जाता है इस डेट ट्रैप में, इसको खत्म किया जा सके। तो ढेर सारे कल्टीवेशन और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स भी लगाए गए। दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है वो लगाया गया। अब दोस्तों क्या है कि इन सारी चीजों से हर कोई खुश भी नहीं था। ठीक है, बहुत लोग जो स्टॉन्च क्रिटिक थे जवाहरलाल नेहरू के, वो इसको बोल भी रहे थे कि ये जो इतना ज्यादा उदारीकरण होता जा रहा है और इतनी ज्यादा जो फेवरेबल पॉलिसीज आई जा रही हैं, ये सही नहीं है, इससे नेशन पीछे जाएगा, हमको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट अप्रोच भी अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज है। हाँ, प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा था, तो इसमें दामोदर और बीस वैली प्रोजेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो प्रोजेक्ट है। अब ये दोस्तों इरिगेशन प्रोजेक्ट्स थे, ठीक है, और ये अल्टीमेटली एग्रीकल्चर को हेल्प करने वाले थे, और इससे कृषि क्षेत्र बहुत आगे बढ़ा। भारत में कई इतना भयानक आजादी के बाद कभी फैमाइन नहीं आया कि मतलब सब एकदम भूखे मर रहे हैं। ठीक है, वहीं चाइना में क्या हुआ था कि सरकार की पॉलिसी इस तरह की उन्होंने बना दी थी कम्युनिज्म के कारण कि लोग मरने लगे थे। भैया चाइना में जितना खतरनाक फैमाइन आया था 1959, उस पर भी मेरा एक सेपरेट लेक्चर है, वो तो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन यहां पे हम स्वायत्त होने लगे थे, व्हीट एंड राइस का प्रोडक्शन अब एकदम से बढ़ने वाला था, और ग्रीन रेवोल्यूशन ने तो फिर कमाल ही कर दिया। डोमेस्टिक पॉलिसीज पे आते हैं दोस्तों। 1947 में भारत आजाद हुआ, आपको पता ही है 565 रियासतें थी, बहुत मुश्किल काम था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या होम मिनिस्टर थे दोस्तों, क्या जबरदस्त उनकी पर्सनैलिटी थी। एक नामुमकिन सा काम उन्होंने मुमकिन कर दिया, सारी स्टेट्स को इंटीग्रेट कर दिया। नेहरू जी का पूरा सपोर्ट था, सरदार पटेल को फुल हैंड था। कुछ चीजों में मतभेद था, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अगर नेहरू पूरी तरह से काम को रोक देते तो क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल अपना काम कर पाते? नहीं कर पाते ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही एफिशिएंटली इन चीजों को मतलब इंटीग्रेट करने में वो सारी स्टेट्स को कामयाब हो गए थे। तो नेहरू और सरदार पटेल दोनों ने मिलकर काम किया था दोस्तों। अब दोस्तों ऐसा है कि जवाहरलाल नेहरू ने तो नए कॉन्स्टिट्यूशन पे हस्ताक्षर कर दिए थे। उसके बाद नेहरू ने बोला कि अब हम यूनियन ऑफ स्टेट्स बनाएंगे। तो इनिशियली जो था, देखिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 में, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है।
तो ये क्या था कि सारी स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना था दोबारा। इससे पहले क्या था इनिशियली कि 3 पार्ट में स्टेट्स को डिवाइड किया गया था। सबसे पहले इसमें थे पार्ट ए स्टेट्स। ये पार्ट स्टेट्स वो थे जो प्रोविंसेस थे, ब्रिटिश के प्रोविंसेस थे। उसके बाद पार्ट बी जो प्रिंसली स्टेट्स थे, और पार्ट सी जो दोनों थे। और उसके बाद एक पार्ट डी भी था जिसमें अंडमान एंड निकोबार को रखा गया था। और उसके बाद फिर सबको हटा के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर ये पूरा जो है मर्जर वो स्टार्ट हो गया। और सब ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी सब हटा के स्टेट्स बनी। आज भैया कितनी स्टेट्स हैं बताओ? 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज है। तो ये सब कुछ स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया। और इससे पहले ये कमीशन बनाई गई थी, ये जिसने फजल अली ने जिसको हेड किया था। और ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन थी, ठीक है, जिसको फजल अली कमीशन भी बोला गया था। और उसकी फिर रिकमेंडेशन थी कि इस तरह से स्टेट्स को हम रीऑर्गेनाइज करेंगे। और उसके बाद फिर एक्ट ये पास हुआ जिसमें अल्टीमेटली सारी ये जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी को हटाया गया और अल्टीमेटली स्टेट्स बना। ये थोड़ा सा छुप गया है, नीचे चला गया है, ये स्टेट्स है, ठीक है। मैं पढ़ देता हूं ये पूरी लाइन। वॉज रिमूव्ड एंड बिकमिंग नोन सिंपली एज स्टेट्स, ठीक है, वो थोड़ा सा नीचे चला गया है, माफी चाहूंगा उसके लिए। उसके बाद इनकी सोशल पॉलिसीज देखते हैं। वैसे सोशल पॉलिसीज के बारे में दोस्तों मैंने बात करी दी थी कि इनका जो पूरा का पूरा मॉडल था वो इनकी 4 पॉलिसीज 4 चीजों पे था, ठीक है। और वो नेहरूवियन मॉडल भी बोला गया था। सोसाइटी को जब तक आप साथ लेके नहीं चलेंगे तब तक कुछ होना ही नहीं है। तो दोस्तों ऐसा है ना कि ये जो है साइंस पे बहुत ज्यादा भरोसा करते थे। और नेहरू का खुद भी एक साइंटिफिक टेम्परामेंट भी था। तो वो चाहते थे कि उनको खुद भी पता था कि जब तक साइंस नहीं बढ़ेगी तब तक कुछ नहीं होना है। आईआईटीज, AIEEE का NIT दोस्तों, IIT और NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के 2 सबसे इंपॉर्टेंट कॉलेज है। IIT में एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है और AIEEE के थ्रू आप NITs में जाते हैं। इनकी स्थापना जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। एम्स की स्थापना जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी। IIM की स्थापना जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी। एटॉमिक एनर्जी पे CSIR की भी स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। वही CSIR जहां से बेहतरीन साइंटिस्ट निकलते हैं और अल्टीमेटली फिर वो इसरो और DRDO में काम करते हैं। तो इन सबकी जो स्थापना है ना, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उन सबकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इनके 5 ईयर प्लान्स ने तो जब तक ये जिंदा थे तब तक 3 5 ईयर प्लान दोस्तों कंडक्ट हो पाए थे, ठीक है। 5 ईयर प्लान को भी मैंने पूरा अच्छे से कवर किया, आप देख लीजिएगा। सबसे ज्यादा चिंता यह थी नेहरू को कि किस तरह से एजुकेशन जो है वो सबको मिले, क्योंकि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी और उस समय भारत में लिटरेसी रेट जो था वो बहुत ही कम था। तो उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि सरकारी स्कूलों को पूरी तरह से बदला जाए। इस समय सरकारी स्कूलों की हालत और उनके स्टूडेंट्स की हालत क्या है वो सबको पता है। वहां पे मेरे घर के बगल में दोस्तों एक सरकारी स्कूल है, वहां पे स्टूडेंट नहीं आते। जब भी मैं देखता हूं गाय भैंस आती है वहां पे, ठीक है, क्योंकि वो स्कूल नहीं, पूरा खंडहर हो गया है। और जो वहां के टीचर्स है वो बढ़िया आराम से अपनी सैलरी उठा रहे होंगे। तो दोस्तों ऐसा ही है कुछ कंडीशन। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने ये बिल्कुल प्रण ले लिया था कि एजुकेशन को जो है वो तो कंपलसरी करना ही है और हर भारतीय को, स्पेशली जो यूथ है, उसको तो अच्छी एजुकेशन मिले। तो इन्होंने सरकारी स्कूल की भी स्थापना जो है वो करना शुरू कर दिया था। दूसरी चीज ये है दोस्तों, हिंदी को भी इन्होंने फुल एडवोकेट किया था कि हिंदी जो है वो भारत की एकमात्र लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। वैसे तो जो स्टेट्स का फॉर्मेशन है वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे हुआ था, ये भी मैं बता दूं, ठीक है। भाषा के आधार पे स्टेट को फॉर्म किया गया था। अभी फिलहाल मैं उसमें इतना डीप में नहीं जाऊंगा, वो एक बिल्कुल ही अलग टॉपिक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और किस तरह से स्टेट ऑर्गेनाइज हुई, उसमें फिलहाल मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन हिंदी को है जवाहरलाल नेहरू बड़ा तवज्जो देते थे। लेकिन बाद में फिर जो नॉन हिंदी स्टेट्स थी और जो लीडर्स थे उन्होंने फिर ये सवाल उठाने शुरू कर दिए कि आप हिंदी को ही सिर्फ नहीं कर सकते, इंग्लिश को भी लाइए। तो उसके बाद ये फिर हुआ पूरा ये जो स्टोरी है वो चलती है और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है हिंदी और इंग्लिश में, ये चलता रहता है। और फिर बाद में तो ये बोल ही दिया गया कि इनडेफिनेटली हम इंग्लिश और हिंदी दोनों का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, तो इसका भी श्रेय इन्हीं को जाता है। फॉरेन पॉलिसी दोस्तों इनकी बेस्ट थी। हाँ, एक चीज बिल्कुल ये इनकी गलती थी, ये शायद उसको एंटिसिपेट नहीं कर पाए, हमारा जो कश्मीर इशू है, ठीक है, वो अभी हम उस पर आएंगे। फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो इन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट जो है उसको बनाना उसको बनाना सही समझा। ये ना अमेरिका के साथ गए ना USSR के साथ गए। इन्होंने बोला कि हम तो नैम बनाएंगे, हम तो थर्ड वर्ल्ड बनाएंगे। 2 ही ब्लॉक्स थे ना, 2 सबसे पावरफुल, जो मैं बता चुका हूं आपको ऑलरेडी। दोस्तों अगर नैम की बात करें, नॉन अलाइन मूवमेंट की बात करें, तो नैम जो है ये इसका जो वैसे तो बहुत सारे मेंबर्स थे,
लेकिन इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे जिन्होंने इसको फॉर्म किया। सबसे पहले तो जवाहरलाल नेहरू थे और जोसेफ टीटो। वैसे जोसेफ टीटो को इसमें ज्यादा श्रेय इसको दिया जाता है, इनको यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट थे। दोस्तों इसके 120 मेंबर्स हैं, ठीक है, और हेडक्वार्टर जो है वो इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में है। और यूनाइटेड नेशंस में जितने भी मेंबर्स हैं 2/3 यानी कि हर तीन में से दो मेंबर नैम के मेंबर्स हैं। तो ये दोस्तों एक थर्ड वर्ल्ड की स्थापना थी। हालांकि इससे पहले ही उन्होंने बड़ी इंटेलिजेंटली कॉमनवेल्थ के साथ इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। जवाहरलाल नेहरू का जो नेचर था वो बड़ा ही अच्छा था। मतलब वो खुद एक बहुत ही पीसफुल इंसान थे। वो चाहते थे कि जितना भी जो सब कुछ है वो पीसफुली हो। एक कहते हैं ना कि उदारवादी नेता थे, बहुत एरोगेंट नेता नहीं थे, ठीक है। और अगर एरोगेंट होते ना तो बेटा फिर तो समझ लो कि क्या डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश हो जाती। तो नेहरू जो थे वो बड़े उदारवादी नेता थे, तो वो चाहते थे चीजें सही हो। चाइना जो है वो कुछ और ही लगा हुआ था, कुछ और चीजों में ही लगा हुआ था। चाइना ने पहले तो बहुत ही अच्छे भारत से रिलेशन बनाए, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर जो साइनो इंडिया वॉर हुआ था, चाइना और भारत का जो युद्ध हुआ था, पीठ में खंजर भोग दिया था चाइना। अब ये दोस्तों इनको एंटिसिपेट नहीं कर पाए थे। तो एक कश्मीर इशू और एक चाइना, यहां पे दो जगह नेहरू जो है वो फेल हो गए थे। लेकिन बाकी इन्होंने जितनी बेहतरीन पॉलिसी और वर्ल्ड में रिलेशंस बना के रखे थे, कमाल के थे दोस्तों। ये भी बताना चाहूंगा। डिफेंस पॉलिसी देखिए, वैसे तो नेहरू एक, जैसा कि मैंने बताया, बड़े उदारवादी नेता थे, लेकिन उनको पता था कि अगर हम डिफेंस में स्ट्रांग नहीं हुए, अपनी नेवी, अपनी एयरफोर्स और अपनी आर्मी को हमने स्ट्रांग नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि जब से भारत आजाद हुआ था पाकिस्तान ने नाक में दम कर दिया था, ठीक है, आपको पता ही है। तो नेहरू ने न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ना वो तभी से ही स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने डॉक्टर होमी जे भाभा को बुलाया था और उसके बाद फिर एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाई थी और बोला था कि आप न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं, आप ये सब देखिए, बाकी ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस है ये मुझ पे छोड़ दीजिए। तो होमी जे भाभा फिर इसमें लग गए और उसके बाद फिर एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट बना था, जिसको इस समय तो DAE बोला जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो कि प्राइम मिनिस्टर के अंडर आता है, ठीक है। वैसे इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1958 में हुई थी, ठीक है। और इसके पहले चेयरमैन जो थे वो डॉक्टर होमी जे भाभा थे। दूसरे कौन थे? वी से कुछ नाम था ना, एक बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी। मैंने सोचा था ये सवाल आपसे कमेंट बॉक्स में पूछूंगा, चलिए मैं ही बता देता हूं। विक्रम साराभाई, वही जो APJ अब्दुल कलाम को मेन स्ट्रीम साइंस में लेके आए थे। तो ये चीज थी दोस्तों। और फिर उसके बाद बार्क बना, तो ये चीज है। तो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों कश्मीर इशू की बात करें तो यहां भी नेहरू जो है वो फेल हो गए थे, ठीक है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि फ्यूचर किसी को पता नहीं होता, ठीक है, क्या होने वाला है वो कोई बोल नहीं सकता। नेहरू चाहते थे सब कुछ पीसफुली निपट जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कश्मीर इशू को यूनाइटेड नेशंस ले जाना, क्योंकि वो हमारा आपसी मामला था, हमको खुद तक ही रखना चाहिए था, ये एक नेहरू की गलती थी। लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था। उनको लगा था यूनाइटेड नेशन ले जाना बिल्कुल सही है और ये मसला जो है वो पूरा का पूरा सुलझ जाएगा, लेकिन वो सुलझा नहीं, अटका रह गया, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम उसको सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहां पे ये एंटिसिपेशन जो था वो नेहरू का थोड़ा सा उल्टा पड़ गया और चीजें उस हिसाब से नहीं हो पाई जैसा वो चाहते थे। और उसके बाद फिर पाकिस्तान के फेवर में USA हो गया, वो फिर एक अलग कहानी है कि क्या हो गया। लेकिन अभी कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है और उसको कोई नहीं छीन सकता, ये सबको पता है, ठीक है। तो ये चीज है, इस पे ज्यादा मैं डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर ये बहुत ही ज्यादा जो है ये टॉपिक जो है वो लंबा हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा लेक्चर था मेरा दोस्तों। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। इसको जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। मिथ ब्रेकर है, जैसा कि मैंने बताया भैया, मॉडर्न इंडिया में आज जो भारत में आप जो कुछ भी देख रहे हैं ना, उसकी नींव जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। तो ये चीज थी। तो यहां पे फिर मैं लेक्चर खत्म करना चाहूंगा दोस्तों, ज्यादा लंबा नहीं घसीटूंगा, वैसे ये बहुत लंबा हो गया, फिर आप लोग बहुत कंप्लेन करते हैं, ठीक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत तक नहीं होती, साइनिंग ऑफ एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।